Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss last important topics of chapter 7 alternating current AC of class 12 in part 14. The topics to be discussed in this video will be transformers and choke coil. इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स ट्रांसफॉर्मर्स तथा चोक कॉइल को डिस्कस करेंगे जो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट एसी से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मर से तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तथा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि चोक कॉइल से 2 मार्क्स के शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। तो स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर is an electrical device which is used to convert low alternating voltage at higher current into high alternating voltage at lower current and vice versa. ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके हेल्प से लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि हाई करंट पर होगा उसे हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज लो करंट पर तथा इसका रिवर्स उल्टा कन्वर्ट किया जाता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। A transformer is based on the principle of mutual induction. ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ 2 insulated copper coils wounded over a laminated iron core one over another or separately on two separate limbs, that is sides of the same laminated iron core. Out of 2 coils, one coil is called primary coil, which is connected to AC source, while other coil is called secondary coil, denoted by the symbol S, which is connected to the external circuit or load across which the desired voltage we obtain the desired voltage, that is high voltage or low voltage. Primary coil is connected to the AC supply voltage, which is called input section, while secondary coil is connected to the external circuit or load, which is called output section of the transformer. तो ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर जो कि लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड मीन्स कई परत वाला होता है, डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया जाता है, जिससे कि ईडी करंट्स के कारण एनर्जी लॉस को मिनिमाइज किया जा सके।
So laminated iron core is used in a transformer. चूँकि ट्रांसफार्मर में ईडी करंट्स प्रोड्यूस होता है, तो ईडी करंट्स के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक लार्ज पोर्शन हीट के रूप में डिसिपेट हो जाता है, और उसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए ही लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। और उस लैमिनेटेड आयरन कोर के दोनों लिम्स पर दो कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल, दूसरा कॉइल सेकेंडरी कॉइल है, उंडेड होता है, या दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर भी उंड किया जा सकता है। मतलब प्राइमरी तथा सेकेंडरी को एक दूसरे पर भी एक दूसरे पर भी लपेटा जा सकता है, उंड किया जा सकता है। या एक ही लैमिनेटेड आयरन कोर के दोनों साइड्स, मतलब दोनों लिम्स, लेफ्ट लिम्ब और लेफ्ट साइड में, और फिर दूसरा राइट लिम्ब पर दोनों कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल उंड किए जाते हैं, लपेटे जाते हैं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। Now types of transformers. Transformer are of two types. Number one, a step-up transformers. A step-up transformer transforms or convert the low AC voltage, that is the alternating low voltage, to alternating high voltage. That is, a step-up transformer converts low AC voltage to high AC voltage. And in a step-up transformer, number of turns in the primary coil, NS, that is NS, is greater than or larger than that of the primary coil, that is NP. That is NS is greater than NP. ट्रांसफार्मर का पहला टाइप है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लो एसी वोल्टेज को, लो एसी सप्लाई वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, हाई एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल में नंबर कॉपर वायर का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वह अधिक होता है प्राइमरी कॉइल में प्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स से। प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल दोनों इंसुलेटेड कॉपर वायर ही होता है, कॉपर का ही होता है, जिसमें बहुत सारा लपेटे होते हैं, बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की अपेक्षा के रिलेटिव अधिक होता है, इसलिए कि लो एसी इनपुट वोल्टेज को हाई एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और लो एसी वोल्टेज है तो वोल्टेज लो है तो वहाँ पर करंट हाई होगा इनपुट सर्किट में। And second transformer is number two. Second type of transformer is a step down transformer, which transforms or which converts the high AC voltage to low AC voltage. That is, a step down transformer transforms or converts the alternating high voltage to alternating low voltage. And in a step down transformer, number of turns in the secondary coil, that is NS, is smaller than that in the primary coil, that is NS is smaller than NP, और वाइस वर्सा NP, मैंने इसको रिवर्सली NP is greater than NS is smaller than NP, और रिवर्सली NP is greater than NS। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में के नंबर ऑफ टर्न्स से कम होता है, इसलिए
इसको अदर वर्ड्स में कहा जा सकता है कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल का है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे NP, वह सेकेंडरी कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होगा वायर का, उससे क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की अपेक्षा, सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में। दैट इज NS इज स्मॉलर देन NP और NP इज ग्रेटर देन NS। इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है, जिससे कि magnetic flux linked with the coil also decreases, and so output voltage also decreases, and voltage decrease होगा तो current high होगा। Now working of a transformer, when AC supply voltage source is connected, AC supply voltage is connected to two ends of the primary coil के दोनों ends के क्रॉस AC सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट किया जाता है, तो प्राइमरी कॉइल से होकर के AC करंट कंटिन्यूसली चेंज करेगा, और इसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कॉइल से होकर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा कंटिन्यूसली, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF और अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हो जाता है। इट डेवलप्ड अक्रॉस द अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड EMF और अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड वोल्टेज इज डेवलप्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, एंड the alternating magnetic flux in the secondary coil induces a back EMF in the primary coil also. So write down its working. When AC supply source is connected to the ends of the primary coil, the current in it, that is current in the primary coil, changes continuously, due to which the magnetic flux linked with the secondary coil changes continuously, which happens in mutual induction in case of two coils. अगर एक कॉइल से होकर के करंट में चेंज करेंगे तो नियर बाई कॉइल में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है, जिस फेनोमेनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेनन, म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेनन का यहाँ पर यूज होता है ट्रांसफार्मर में भी, इसलिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो ड्यू टू चेंज इन करंट कंटिन्यूसली इन द प्राइमरी कॉइल, magnetic flux linked with the secondary coil changes continuously, hence the alternating induced EMF or alternating induced voltage is developed across the secondary coil, and the alternating magnetic flux in the secondary coil also induces a back EMF in the primary coil. इस प्रकार किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तथा प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, बैक EMF। सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस ए बैक EMF इन द प्राइमरी कॉइल। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। अब हम डिस्कस करेंगे आगे थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, mathematical theory of transformer using Faraday's second law of electromagnetic induction. After working of transformers, we have to discuss its theory. Suppose NP equals to number of turns in the primary coil and NS इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सपोज किया जाता है कि प्राइमरी कॉइल्स, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स, वायर के टर्न्स की संख्या नंबर NP प्राइमरी कॉइल में है तथा NS सेकेंडरी कॉइल में है। ऑल्सो सपोज दैट देयर इज नो फ्लक्स लीकेज in the primary and secondary coils, so that magnetic flux linked with
each turn of the primary coil is same to that of the secondary coil. Suppose it as phi. That means let phi be the magnetic flux linked with each turn of प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. यह भी सपोज किया जाता है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल तथा सेकेंडरी कॉइल से होकर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है. तो वैसी स्थिति में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से तथा सेकेंडरी कॉइल से के इस टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होगा. तो लेट फाई बी द magnetic flux linked with each turn of the primary coil as well as the secondary coil. According to Faraday's second law of electromagnetic induction, induced voltage or induced EMF or EMF induced in the primary coil is given by EP, a small EP equals to minus NP. NP is the number of turns in the primary coil of the transformer, minus NP d phi upon dt, where phi is the magnetic flux linked with each turn of the primary coil as well as the secondary coil. Because we have assumed that there is no flux leakage, there is no leakage of flux, there is no leakage of flux through two coils. So indeed, according to Faraday's second law of electromagnetic induction, the EMF induced in the primary coil is given by EP, a small e, suffix में P for primary, और EMF का symbol E, a small e. तो EP equals to minus NP into d phi by dt, where d phi by dt is the rate of change of magnetic flux in the primary coil, and NP is the number of turns in the primary coil. This is equation number 1. And induced EMF or EMF induced in the secondary coil is ES. EMF induced and EMF induced in the secondary coil is ES is equal to minus NS multiplied by d phi upon dt using Faraday's second law of electromagnetic induction. यहाँ फैराडे के सेकेंड लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लॉ को यूज किया गया. तो EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल EP इज इक्वल टू माइनस NP d phi by dt and EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज ES इज इक्वल टू माइनस NS into d phi by dt, where कैपिटल N सफिक्स में S है. Capital NS is the number of turns in the secondary coil and d phi by dt is the rate of change of magnetic flux linked with each turn of the secondary coil, and after multiplying NS it is total rate of change of magnetic flux with total number of turns of the coil after multiplying it by NS and in equation 2 and by NP से मल्टीप्लाई करने पर टोटल d phi by dt क्या हो गया प्राइमरी के, अगर प्राइमरी कॉइल में तो प्राइमरी कॉइल के इस टर्न से होकर इस टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, और एनपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा. उसी ढंग से एनएस में से मल्टीप्लाई कर देंगे डी फाई बाई डी टी से, तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा. इफ द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, then that means input power is equal to output power, there is no power loss. And if the primary coil having very small resistance, that is in that case current through the primary coil or current in the primary coil will be infinity. Then induced EMF in the primary coil will equal to the applied voltage or potential difference across the ends of the primary coil. If resistance of the primary coil is small, then EP equals to Vp. Induced EMF in the primary coil will equal to the applied voltage across the ends of the primary coil. So EP equals to Vp. And also if secondary circuit, that is secondary coil attached to the load resistor. So if secondary is open circuit, that is no current is delivered to the load by the secondary, in that case
potential difference across the secondary Vs will be equal to the induced EMF in the secondary coil. So for an ideal transformer, and if the resistance of the primary section is very small, then current will be very large. Then EMF induced in the primary will equal to the applied potential difference, applied AC voltage Vp in the primary. And if the secondary circuit is if secondary coil circuit is of the transformer is in open circuit, then voltage across the two ends of the secondary coil will equal to the EMF induced in the secondary coil. क्योंकि ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की जगह EMF यूज होता है, एंड क्लोज सर्किट में EMF की जगह पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया जाता है. क्लोज सर्किट में जब करंट इनफाइनाइट करंट फ्लो करे सर्किट में, तो चूँकि प्राइमरी के रेजिस्टेंस को अगर बहुत स्मॉल माना जाए तो उसमें प्राइमरी कॉइल से करंट काफ़ी लार्ज हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में EMF इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल विल इक्वल टू Vp. सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर EP इक्वल्स टू, अब इन सभी दोनों कंडीशन को यूजिंग दीज टू कंडीशंस वी हैव EP नियरली इक्वल्स टू Vp, that is Vp is equal to EP equal to Vp, and Vs is equal to Es, that is Vs nearly equal to Es for open if secondary is open, if secondary section or secondary circuit of the transformer is in open circuit. So EP is equal to Vp and Vs is equal to Es. Therefore we can write equation 1 and 2 as Vp, EP की जगह Vp, EP is replaced by, EP can be replaced by Vp. Therefore Vp equals to minus Np multiplied by d phi upon dt. दिस इज इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 मान लिया जाए. 1a भी सपोज किया जा सकता है, इक्वेशन 1 से ऑब्टेन हुआ है. दिस इज इक्वेशन 1a एंड Es is replaced by Vs, that is EMF induced in the secondary coil will equal to the voltage or potential difference across the secondary coil, and Vs equals to, so equation 1 and 2, in equation 2 we can replace Es by Vs. So Es is replaced by Vs and RHS is minus Ns multiplied by d phi by dt. d phi by dt is the rate of change of magnetic flux linked with the secondary coil and as well as the primary coil also. This is 1b, 2a because it comes from equation 2. Now dividing 2a by 1a, Vs by Vp, we can write dividing both equations, that is dividing 2a by 1a, 2a by equation 1a, we get Vs upon Vp equals to minus Ns d phi by dt and माइनस Np d phi by dt कैंसिल हो जाएगा, तो केवल माइनस माइनस कैंसिल, d phi by dt कैंसिल, तो केवल Ns upon Np, it is equation number 3. So it is clear that potential difference across or voltage across the primary or secondary coil is directly proportional to its number of turns. तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल भी ज़्यादा होगा. तो उस सिचुएशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तरह यूज के जैसा यूज करेगा ट्रांसफार्मर. और अगर प्राइमरी कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज भी उस सिचुएशन में वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी भी ज़्यादा होगा. तो उस स्थिति में सिचुएशन में Np इज लार्जर दैन ग्रेटर दैन Ns, तो वह ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा यूज होगा. सो Vs by Vp is equal to Ns by Np, and Ns by this ratio is called transformation ratio, which is denoted by the symbol K और R. कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर. तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K और R से भी डिनोट किया जाता है. इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल डिफरेंस नंबर ऑफ टर्न्स इन द secondary coil and primary coil of a transformer is directly proportional to the voltage applied across it. So Ns by Np is called K or simply R
इसका दोनों सिंबल यूज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। NS by NP is called transformation ratio denoted by the symbol K or R, transformation ratio. For a step up transformer, this is equation number 3. For a step up transformer, NS is greater than NP, so value of K is greater than 1. Objective question, multiple choice question भी पूछ सकता है कि for a step up in a step up transformer, value of K is greater than 1, less than 1, K is equal to 1, none of these. So correct answer will be K is greater than 1. So NS by NP, number of turns in the secondary coil, the ratio of number of turns in the secondary coil to the number of turns in the primary coil. This ratio is called transformation ratio of a transformer. It is denoted by the symbol K or R. If K is greater than 1, then a step up transformer. For a step up transformer, K is greater than 1. A step up transformer हो जाएगा. A step up transformer. And for K is less smaller than 1, K or R, transformation ratio is smaller than 1, then it is a step down transformer. A step down transformer. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है या जा सकता है, और इस पर और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए K इज ग्रेटर देन 1, K इज लेस देन 1, K इज इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए K इज लेस देन 1, K इज इक्वल टू 1, K इज ग्रेटर देन 1, नन ऑफ दीज. So स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल. वो भी हो सकता है. स्टेप डाउन में NS इज लेस देन NP, NS इज ग्रेटर देन NP, NS बराबर NP, नन ऑफ दीज. तो दो ढंग से क्वेश्चन हो सकता है इस पर. तो K फॉर K, इफ K इज स्मॉलर देन 1, देन इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. Now for an ideal transformer, input power supplied to the primary coil is equal to the output power delivered by the secondary coil. So for an ideal transformer, input power across the primary coil, the input power given to the supplied to the primary coil is equal to the output power delivered by the secondary coil. Input power equals to output power, and power is voltage into current. The input power is voltage, applied voltage across the primary, that is Vp, and current in the primary coil Ip. Vp into Ip is equal to output power across the secondary is Vs, voltage across the secondary coil Vs, and current across the secondary, current in the secondary Is. Therefore Vs by Vp, Vs upon Vp equals to Ip upon Is. Therefore if current in secondary is large, then voltage across secondary will be small, that is V inversely proportional to I. जैसा मैंने शुरू ही में ही कहा था कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट लो AC वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई AC वोल्टेज एट लो करंट. द वोल्टेज इज अक्रॉस सेकेंडरी इज हाई, दैट इज आउटपुट वोल्टेज वी ऑब्टेन अक्रॉस द सेकेंडरी. आउटपुट वोल्टेज हम लोग सेकेंडरी के अक्रॉस ऑब्टेन करते हैं, तो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. तो उस स्टेटमेंट को यह रिलेशन जस्टिफाई करता है. ये हाई वोल्टेज एट लो करंट, लो वोल्टेज एट हाई करंट. तो Vs by Vp equals, therefore Vs by Vp equals to Ip by Is. This is equation number 4. Now equals to Ip by Is, equation number 4. Now we can combine. We can combine equation 3 and 4. Equation 3 is Vs by Vp is equal to Ns by Np, and here in equation 4 Vs by Vp is equal to Ip by Is. Therefore Vs by Vp is equal to Ip by Is is equal to Ns by Np. So combining from equations 3 and 4, from equations 3 and 4 we have Vs, that is Ip by Is is equal to Vp, Vs by Vp, Ip by Is equals to Vs upon Vp equals to Ns by Np. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. और इस रिलेशन से यह रिजल्ट ऑब्टेन होता है
कि number of turns in the secondary and primary coil is directly proportional to the voltage across the secondary and primary coil, but currents in the primary and secondary coil is inversely proportional to the voltage across the secondary and primary coils. इससे रिजल्ट ही मिलता है, ऑब्टेन होता है. वी ऑब्टेन द रिजल्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 5. नाउ इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. Efficiency of a transformer. Efficiency of a transformer. Efficiency, which is denoted by the symbol eta. Efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power to the output power. Ratio of output power to the input power. Efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power across the secondary to the input power given to the supplied to the primary. So efficiency of a transformer whose symbol is eta is output power V output and output power P out by P in. Symbol of efficiency is eta. So efficiency of a transformer eta equals to our ratio of output power secondary के क्रॉस ऑब्टेन होगा. सेकेंडरी डिलीवर करेगा लोड को आउटपुट पावर जिसे हम पी आउट से डिनोट करेंगे, पी आउट POUT बाय पी इन. इनपुट पावर इज पी इन PIN. सो इफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर रेशियो ऑफ आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर P आउटपुट बाय P इनपुट. और वी कैन, दिस इज इक्वेशन नंबर 6. And we can write eta as eta equals to output power P out by P in. And P out is VS into IS. Output power across the secondary is VS P out by P in. That is P out is VS multiplied by IS divided by VP. P input power supplied to the primary is VP multiplied by IP. This is equation number 7. This is the formula for efficiency of a transformer. For an ideal transformer, efficiency is 100%. Ideal है तो जितना input power supplied to the primary is equal to secondary power output power delivered by the secondary to the load, to the circuit connected to the secondary coil. तो ideal transformer के लिए input power और आउटपुट पावर, जितना इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल को दिया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, उतना ही सेकेंडरी पावर डिलीवर करेगा लोड को आउटपुट पावर. सो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर efficiency of a transformer, for an ideal transformer efficiency is P output is equal to P in, that is efficiency is 1 means 100%. So for an ideal transformer efficiency, the efficiency of an ideal transformer is 100%. The efficiency, write down, the efficiency of an ideal transformer is 100%. Of an ideal transformer is 100%. Efficiency of an ideal transformer is 1 means that is 100%. But for a real transformer, लेकिन ideal transformer cannot be realized in actual practice. Actual practice में, व्यवहार में आइडियल ट्रांसफार्मर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो इसके कारण आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम ही होता है. बट फॉर ए रियल ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी मे बी फ्रॉम 90% to 99%, और 90 to 95 तो रियल ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में भी हो सकता है. तो फॉर ए रियल ट्रांसफार्मर इट्स एफिशिएंसी शुड बी maybe from 90% to 99%. But for an ideal transformer, it is 1, that is 100%. Now energy losses in a transformer. First type of energy loss in a transformer is copper losses. Number 1, copper losses.
And copper losses arise in a transformer due to copper coils, that is secondary resistance of the copper coils, that is primary coil and secondary coils. In a transformer, copper, two coils are used, primary coil and secondary coil, made of copper, and copper having some resistance. Therefore, if current pass through the primary coil, then due to its resistance, heat is produced. So, some electrical energy is wasted in form of heat, which is called copper losses. Second type of loss, this can be minimized. Copper losses can be minimized by using thick wires, because resistance of thick wire is small. कॉपर लॉस को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है थिक वायर का यूज करके, क्योंकि थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है. रेजिस्टेंस कम होने से करंट उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा. तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को अगर थिक वायर का प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल यूज किया जाए तो कॉपर लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है और रेजिस्टेंस लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है ट्रांसफार्मर में. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लॉसेस इज फ्लक्स लीकेज लॉसेस. फ्लक्स लीकेज लॉसेस. Flux leakage losses. Flux leakage losses in a transformer is due to not complete transfer of magnetic flux linked with the primary coil to the secondary coil. ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल से एसोसिएटेड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का टोटली ट्रांसफ़र अगर सेकेंडरी में नहीं हो पाता है तो उस कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, विच इज कॉल्ड फ्लक्स लीकेज लॉसेस. एंड दिस इज ड्यू टू द improper डिजाइन ऑफ द कोर और एयर गैप in the core of the transformer. And this type of losses, that is flux leakage losses, can be minimized, reduced by wounding two coils one over another. ट्रांसफार्मर के दोनों कॉइल्स को, एक कॉइल को दूसरे कॉइल पर अगर उंड किया जाए, लपेटा जाए, तो फ्लक्स लीकेज लॉस कम हो सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन में प्राइमरी कॉइल से एसोसिएटेड, प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर डायरेक्टली सेकेंडरी कॉइल में हो जाएगा. थर्ड टाइप ऑफ लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर इज ईडी करंट लॉसेस. ईडी करंट लॉसेस. Since the core of a transformer is made of soft iron, and in a soft iron core, eddy currents are produced, and due to eddy currents produced in the soft iron core of a transformer, a large part of electrical energy is wastage. Electrical energy is wastage in form of heat. This is called eddy current losses. Eddy current losses can be minimized by using laminated iron core of a transformer. अगर किसी ट्रांसफार्मर के आयरन कोर को लेमिनेटेड कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में ईडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है. ईडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है. फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर is hysteresis losses. Hysteresis losses. And this is due to the magnetization and demagnetization of soft iron core due to supply of AC through it repeatedly. And since soft iron core is a ferromatic material,
and in a ferromatic material, hysteresis arises. Hysteresis is the phenomenon in which magnetic field lags behind the external magnetizing field or magnetic field intensity. It is called hysteresis losses in a transformer. And in last, Hemming losses, and it is due to the vibration of core, soft iron core of a transformer. Some part of electrical energy is converted into sound. Hemming लॉस में ट्रांसफार्मर थोड़ा सा आवाज़ उत्पन्न करता है, साउंड उत्पन्न प्रोड्यूस करता है, और वह होता है वाइब्रेशन, मैंने उसके कोर के, ट्रांसफार्मर के कोर के वाइब्रेशन के कारण। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड ह्यूमिंग लॉसेस ड्यू टू मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ह्यूमिंग लॉसेस। तो दीज आर द एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें कई बार डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जा चुका है कि मेंशन टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है, या इससे ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, बन सकता है कि कॉपर लॉसेस इज एसोसिएटेड टू ए ट्रांसफार्मर, जनरेटर, choke coil etc. None of these. तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसफार्मर। और ईडी करंट लॉसेस इज एसोसिएटेड टू ए ट्रांसफार्मर, जनरेटर में भी हालांकि ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, चोक में भी होता है। और हिस्टेरिसिस लॉसेस तो जो फेरोमैटिक मटेरियल है उसमें प्रोड्यूस होता है। In last, use of a transformer in large scale transmission and distribution of electrical energy over long distances. ट्रांसफार्मर का यूज इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है, तो वहाँ से कंज्यूमर तक काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। कभी कभी इसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि हाउ ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लार्ज स्केल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होती है पावर स्टेशन में, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, जिससे कि करंट का वैल्यू कम हो जाए। और करंट का वैल्यू कम होगा तो पावर लॉस P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सिंस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो करंट I कम होगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, तो पावर लॉस कम हो जाता है। अब ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से उसे लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट किया जाता है। उस स्टेप अप वोल्टेज को, बढ़ा हुआ वोल्टेज को ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसमिट किया जाता है। और ट्रांसमिट करके एरिया सब स्टेशन होता है नियर द कंज्यूमर्स। इलेक्ट्रिसिटी का एरिया सब स्टेशन होता है, हिंदी में विद्युत उपकेंद्र कहा जाता है, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। और वहाँ से सब स्टेशन से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके उस वोल्टेज को जो ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ जनरेशन हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पावर स्टेशन से ट्रांसमिट होकर के सब्सक्राइबर जो कंज्यूमर्स है
घरों तक, हाउसेस मान घरों में कंज्यूमर्स, उनके नज़दीक पावर सब स्टेशन तक, एरिया पावर सब स्टेशन तक, जिसे एरिया सब स्टेशन कहा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन वायर के हेल्प से। और वहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से उस वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को एक सेफ वैल्यू तक 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट तक उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से उसे कंज्यूमर्स के घरों तक, हाउसेस तक सप्लाई किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर का यूज है टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर स्टेशन। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग इट, you can write down it. The voltage output of a generator at the power station is stepped up by using a step-up transformer so that the current is reduced. If voltage is increased, then current is reduced because voltage भी inversely proportional to I, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। So the voltage output, I am repeating again, the voltage output of a generator at the power station is stepped up by using a step-up transformer so that the current is reduced and thus the power loss I square R is also reduced. It is then transmitted over long distances through transmission wires to an area substation near the consumers. After transmission to the substation, a step-down transformer is used to step down the alternating voltage, which is transmitted through the transmission wire to an area substation from where the electricity is generated, that is power station. And after transmission to the substation, a step-down transformer is used to step down the alternating voltage to a safe value, that is 220 volt to 240 volt to the houses of the consumers. अब इस वीडियो को समाप्त करने के पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक which is usually asked as a short question in 12th boards examinations. choke coil क्या है? A choke coil is an inductor having large inductance but very small resistance, that is negligible resistance, used to control or choke AC current, alternating current in an AC circuit. choke coil एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस लार्ज होता है, हाई होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल, लगभग निग्लिजिबल, नगण्य, नियरली निग्लिजिबल होता है, जिसका उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट में एसी करंट को, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को चोक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, हाउ a choke coil is constructed? A choke coil is constructed by wounding large number of turns of a thick copper wire over a laminated iron core, which is represented in figure 1. It represents a choke coil having a laminated iron core of different layers. यहाँ देखा जा सकता है कि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं इस कोर में, और इसके ऊपर एक थिक कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर को के अनेक टर्न्स
एल्युमिनियम वायर को उंड कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, जिससे कि बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स उस वायर के सॉफ्ट आयरन कोर पर होते हैं। चोक कॉइल की हेल्प से negligible power loss without much loss of power के एसी सर्किट में एसी करंट को चोक किया जा सकता है। मतलब पावर लॉस बहुत ही स्मॉल होगा। अगर आइडियल चोक कॉइल है तो पावर लॉस 1 कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस कुछ ना कुछ पावर लॉस जरूर होता है आयरन कोर के मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन से। चूंकि चोक कॉइल का इंडक्टेंस बहुत लार्ज होता है, हाई होता है, तथा रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल निग्लिजिबल होता है, तो इंडक्टिव चोक कॉइल चूँकि इंडक्टर है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा XL = ओमेगा L = 2 पाई ओमेगा = 2 पाई न्यू और 2 पाई N × L। इंडक्टर है तो कोई इंडक्टर एसी करंट के फ्लो में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। एंड दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L = L × ओमेगा, दैट इज L × 2 पाई N। In actual practice, a choke coil is an inductor of high resistance, but high inductance, but a very small resistance, and it is equivalent to a series LR circuit whose power factor cos phi is given by capital R upon √R² plus omega square L square. Since choke coil is an inductor whose value is very large and resistance is very small, so average power over a complete cycle of an AC when it is connected to AC circuit is P average = V RMS × I RMS × cos phi, and phase angle between voltage and current in an circuit containing inductor is π/2 or 90 degree. So phase angle between voltage and current in the inductor circuit is π/2 or 90 degree. So average power over a complete cycle of AC is 0 because cos π/2, that is cos 90 degree, is equal to 0. So there is no power loss when choke coil is used to control AC alternating current in an AC circuit, that is without much loss of power. It controls AC. चोक कॉइल को, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है।
ऑलमोस्ट ऑल 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। अब इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।